हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब फिर से हाजिर हूं लेक्चर नंबर 3 लेकर आपके सामने चैप्टर लाइट का। बच्चों, आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि ऑनलाइन रहते हुए भी मैं हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊं। अगर ऑफलाइन होता, देखो ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ऑफलाइन में जैसे समझ में आता है वैसे हो सकता है कि ऑनलाइन में समझ में ना आता हो, बट फिर भी ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन में बिल्कुल भी समझ में ना आए। अगर कोई भी बच्चा बहुत ध्यान से और आराम से पेशेंटली कई बार वीडियो को देखेगा तो उसको आराम से समझ में आने लगेगा, चाहे वो बच्चा बिलो एवरेज ही क्यों ना हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ईच एंड एवरीथिंग आई शुड एक्सप्लेन वेरी वेरी प्रॉपरली। ओके, सो लेक्चर नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने प्लेन मिरर और वो सब रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, मींस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, उनमें किस तरह से उनका डिजाइन होता है, कैसे वो बनाए जाते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर और टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो सभी बच्चे जब ये लेक्चर देख रहे हो तो बहुत ध्यान से और हाथ में अपने कोई रफ नोटबुक पेन पेंसिल हाथ में रखा करो। कुछ चीज कैलकुलेट करनी हो, कोई रे डायग्राम बनाने हो, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कर लिया करो। चलो, स्फेरिकल मिरर के बारे में जैसे नाम से ही पता चलता है, स्फेरिकल है क्या, पूरी तरह से स्फेरिकल तो नहीं होता, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, थोड़ा सा कर्व्ड होता है। तो उसको हम स्फेरिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्फीयर से बनाया जाता है। एक हमने जैसे हमारे फुटबॉल होता है ना, ये जो ग्लोब होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। अब फुटबॉल जो होती है, एक साइड उसका एक एज यहां से कट कर दिया, एक एज यहां से कट कर दिया, और वो जो कट पीसीज हैं उनको अलग निकाल लिया, एक तरफ उनको पेंट कर दिया, बन गए मिरर। आओ डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा क्या है? अब देखो भैया, ये स्फीयर पता नहीं कैसा बनेगा, ठीक ठाक ही बन गया है? नहीं, और अच्छा बनाते हैं। ये बन गया हमारा, ये बना स्फीयर। इसे जस्ट लाइक ऐसे समझो कि ये क्या है, एक फुटबॉल है और फुटबॉल अंदर से खाली होती है, मतलब हवा भरी होती है, तो खाली ही बोलेंगे। तो ऐसा ही एक होलो स्फेरिकल पीस है जो कि ग्लास का, कांच का बना हुआ है। अब इसको हम वेरी केयरफुली, इसको विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स इसको कट करते हैं। ठीक है, कट कैसे करेंगे? यहां पर हमने एक ऐसे कट कर दिया, ये वाला पार्ट कट के अलग हो गया। जब ये वाला पार्ट कट के अलग हो जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा बन गया। इस वाले पार्ट को कट कर दो और उठा के ऐसे अलग रख दो, ऐसा ही तो बनेगा। अब इधर से एक पार्ट कट कर देते हैं, ये कट कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको, ये कट चुका है, अलग हो चुका है, इसको अलग करके ऐसे अलग से रख देते हैं, ऐसे हो गया। बोलो, समझ में आ रही है बात? कहानी समझ में आ रही है? अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट लिया है, ठीक है, अब देखो यहां से ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो इस वाले को हम हटा देते हैं यहां से, और इस वाले को भी यहां से हटा देते हैं। वैसे से कोई लेना देना नहीं है हमें, तो हमें ये जो कट पीसेस हैं वो हमें मिल चुके हैं, इन्हीं से हम फिर मिरर्स बनाएंगे। तो मिरर्स कैसे बनेंगे? ये वाला जो पार्ट है,
ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहां से पेंट कर देते हैं एल्यूमिनियम पाउडर से, एल्यूमिनियम पेस्ट से पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया। तो ये क्या बन गया, अब ये मिरर बन गया। कैसा मिरर बना, कर्व्ड मिरर बना, कर्व्ड मिरर। इसी तरह से इस वाले पार्ट को हम यहां से पेंट कर देते हैं, ये भी क्या बन गया, ये भी कर्व्ड मिरर बन गया। ओके नाउ अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये तो पॉलिश्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला, इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ध्यान से देखो, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है, जस्ट लाइक माय हैंड। ठीक है, ऐसे ये तो पेंट कर दिया ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस छोड़ दिया हमने ऐसी, तो यहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। डिफाइन कैसे करेंगे, नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, चिंता मत करो, अब इसे समझते रहो एकदम ध्यान से। इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और डिफाइन कैसे करेंगे, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो इसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अब इस पर आ जाओ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, बाहर की तरफ। फिगर में देख सकते हो ऐसे बना हुआ है, तो ऐसे ये बनाते हैं, ऐसे बना हुआ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अंदर की तरफ हमने पेंट कर दिया, ये पेंट कर दिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये जो बाहर वाला है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स। बल्जिंग का मतलब निकला होना, निकला हुआ है बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं बल्जिंग। तो कैसे बोलेंगे इसको, क्या लिखेंगे, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इज बल्जिंग आउट, बल्जिंग आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इस तरह के मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। बात समझ में आ गई बच्चों। अब इनका जो बिहेवियर है ना, इनमें जो इमेजेस बनती है वो प्लेन मिरर से बिल्कुल अलग होती है। प्लेन मिरर में तो हमने देखा था कि इरेक्ट इमेज बन रही थी, वर्चुअल थी, मिरर के पीछे थी, सेम साइज की थी। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें साइज डिफरेंट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल घर में देखो, स्पून देखा होगा, स्पून को ऐसे सामने रखो, उस चम्मच को ऐसे आगे पीछे करो, स्पून का, स्पून ऐसी होती है ना, ये स्पून होती है। तो ये वाला जो पार्ट है वो कॉनकेव होता है, और स्पून के बैक वाला पार्ट कॉन्वेक्स पार्ट होता है, कॉन्वेक्स पोर्शन होता है। तो जब हम स्पून के सामने वाला, जिसमें हम ऐसे दाल सब्जी भरते हैं, वो जो अंदर की तरफ होता है वो कौन सा है, कॉनकेव ही होगा ना। तो उसको जब देखते हैं तो हमारा फेस कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी सेम साइज का, और उल्टा ऐसे नजर आता है। जब हम बैक साइड से देखेंगे तो बहुत छोटा फेस नजर आता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम रे डायग्राम से समझेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो वो टर्म समझ लेते हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब देखो नाउ, चलो इसे तो मिटाना ही पड़ेगा। वो जो टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो दोनों में एप्लीकेबल होंगे, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम टर्म्स हम यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं।
लाइक दिस। जैसे हमने प्लेन मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस बनाई थी, वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस यहां बनेगी, क्योंकि मिरर में अपना फेस या कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है तो उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो वो एडजस्टमेंट कहां करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो एक्सिस वो इसमें भी बनेगी, और वो एक्सिस मिरर के मिड पॉइंट से पास होती है। वो एक्सिस, स्फेरिकल मिरर की बात करें तो वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास होती है, जो मिरर का सेंटर होता है। ठीक है, तो इस मिरर का सेंटर कहां पर है? यहां मान लेते हैं, ये सेंटर हुआ। इस सेंटर को हम बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर, POLE, पोल। इसे हम P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से, और ये होता है हमारा पोल। दिस इज पोल। ओके बच्चों, नाउ इस पोल से, इस सेंटर से, इस पोल से एक इमेजिनरी लाइन ऐसे पास होती है विच इज परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट। मैंने बोला था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मिरर के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर भी जो सेंटर होगा इसका, यहां से वो लाइन पास करेगी सीधी बनी है, ऑलमोस्ट सीधी बनी है। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने बनाई, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब इमेजिनरी लाइन है लेकिन बनानी पड़ती है, ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखेंगे तभी उसकी इमेज क्लियर दिखाई देगी। चलो, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। अब देखो, ये हमने जो मिरर काट के अलग किया था, कहां से किया था? उस स्फेरिकल पार्ट से, जो स्फीयर था हमारे पास पूरा, उसका एज काट के, यहां से और यहां से काट के अलग कर दिया था। तो एक कुछ छोटा सा पीस ही हमने अलग किया था ना, उसका कुछ पर्टिकुलर साइज होगा। अब जैसे ये था, इसका साइज कितना है? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। अब ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें स्ट्रेट लाइन से, अगर इस वाले पॉइंट को इसे मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B, इस वाले पॉइंट को A को अगर B से ज्वाइन करें तो ये क्या हो गया? ये एक तरह से क्या हो गया? डायमीटर हो गया इस मिरर का। एक्चुअली डायमीटर होता है जो सेंटर से पास होता है, लेकिन उसके लिए वो पूरा स्फेयर होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। यहाँ पर पूरा स्फेयर तो नहीं है ना, उस स्फेयर का छोटा सा पार्ट है। अब जैसे ये कर्व्ड पार्ट है, मान लो ये कर्व्ड पार्ट है, तो इसका जब हम डायमीटर बोलेंगे तो डायमीटर कैसे बोलेंगे? इस पॉइंट से और इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ये डायमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन हमने बनाई, विच इज लाइक द डायमीटर ऑफ दिस मिरर, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। दिस इज कॉल्ड एपर्चर। पहले हम पोल को डिफाइन कर लेते हैं। पोल क्या था हमारा? पोल, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेकेंड नंबर पे एपर्चर। ये जो एपर्चर है, इस एपर्चर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे से एक्सपोज हो रहा है, जो पोर्शन, जितना पोर्शन इंसिडेंट रे से एक्सपोज हो रहा है, मतलब जहां जहां पर इंसिडेंट रेज, लाइट रेज फॉल कर सकती हैं, उसे हम एपर्चर बोलते हैं। उस पोर्शन को हम एपर्चर बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, पोर्शन on which light rays can fall। देखो,
यहां से लेकर यहां तक ये जो कर्व्ड पार्ट है, किसी भी पार्ट पर लाइट रे फॉल कर सकती है। कोई भी लाइट रे यहां पे भी फॉल कर सकती है, यहां पर इधर भी फॉल कर सकती है, इधर भी, यहां 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 तक बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर लाइट रे फॉल कर सकती है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे एपर्चर। ठीक है, ये इसका एपर्चर है। जितना बड़ा एपर्चर होगा उतना ही ज्यादा लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी। चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दिस? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो क्या होता है। ये जो कर्व्ड पार्ट हमने बनाया, स्फीयर से काटकर बनाया, अब उस स्फीयर का कुछ सेंटर भी होगा। भाई स्फीयर का सेंटर होता है ना, तो जिससे काट के हमने बनाया था उस स्फीयर का कुछ सेंटर तो होगा ना, तो उसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्वेचर है। कर्वेचर का मतलब क्या? जो कर्व्ड पोर्शन है, इसीलिए कर्वेचर बोलते हैं। कर्वेचर का शॉर्ट फॉर्म ही कर्व होता है। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ये जो कर्वेचर है, इसका सेंटर कहां लाई करेगा वो हमें कैसा पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा अगर इसका हम एक स्फीयर इसका कंप्लीट कर दें। देखो ये मैंने डॉटेड से इसका एक स्फीयर कंप्लीट कर दिया। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है वो कहां होगा? यहां होगा, कहीं यहां पर होगा। इसको हम C, कैपिटल C से डिनोट कर देते हैं। ये एक्चुअल में ये स्फीयर अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उस स्फीयर से काट के हमने इस पोर्शन को अलग कर दिया। कौन सा पोर्शन? ये जो AB वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमने अलग कर दिया। लेकिन ये जो कर्व्ड पार्ट है, इसका सेंटर कहां लाई करेगा ये हम कैसे पता करेंगे? हम इसका सर्कल कंप्लीट कर देते हैं, सॉरी इसका स्फीयर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, स्फीयर कंप्लीट किया तो अब हम उसका सेंटर भी लोकेट कर सकते हैं। तो दिस इज द सेंटर एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस स्फीयर को हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हमने क्यों बनाया था? इस सेंटर को लोकेट करने के लिए। बस खत्म। हमारे पास ओरिजिनल मिरर तो यही था ना, बस ये बन गया। तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। किसका? इस मिरर का नहीं, कंफ्यूज मत होना। ये किसका सेंटर है? जिस स्फीयर से ये मिरर काटकर बनाया है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर है? ये उस स्फीयर का सेंटर है जिससे इस मिरर को बनाया गया है। तो कैसे लिखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड अप। जहां से ये मिरर बनाया है काट के, उस स्फीयर का सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी भी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? डिफाइन करना बड़ा इजी है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखो, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है। कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल से। कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल से। तो इस इमेजिनरी एक्सिस को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा? इट इज इमेजिनरी एक्सिस दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। शॉर्ट में लिख दिया मैंने CNP।
ओके, फोर्थ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ, अभी हमने कौन सा मिरर लिया हुआ है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में हमने अभी तीन चीजों को पढ़ा, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो उसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पोल होता है और प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएं, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर कहां होगा? ये सेंटर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? पोल, पी। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए? सोचो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होना चाहिए? इधर या इधर? इस वाले मिरर में कहां था? इधर था, लेफ्ट साइड। इसमें कहां होना चाहिए? इधर होना चाहिए, क्योंकि इसका जो कर्वेचर है वो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है, इसका कर्वेचर इस तरह से है। अगर हम इसका स्फीयर कंप्लीट करने लगे तो कैसे बनेगा? ऐसे स्फीयर बनेगा ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया है, समझ जाओ बस, ठीक है। तो इसका स्फीयर कैसे बनेगा? इधर की तरफ ही बनेगा, तो सेंटर भी तो इधर ही आएगा ना, इधर थोड़ी आएगा, सेंटर इधर आएगा। तो यहां कहीं इसका सेंटर हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। बना दो, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ओरिजिनल मिरर तो हमारा यही है ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की बात है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की बात है, और ये कॉनकेव मिरर की बात है। अब इसमें हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब तक जो पोल, एपर्चर, एपर्चर भी इसमें वही है, यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन, ये पोर्शन को हम एपर्चर बोलेंगे। तो पोल हो गया, एपर्चर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दोनों में सेम है, सेम डेफिनेशन है, एक ही मतलब है। बस डिफरेंस ये है कि कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होता है और कॉन्वेक्स में राइट साइड में होता है और बिहाइंड द मिरर होता है। देखो ये वाला पोर्शन क्या है? पेंटेड है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां आ रहा है? इधर आ रहा है, बिहाइंड द मिरर। इस मिरर का फ्रंट पार्ट कौन सा है? ये वाला, लेफ्ट पार्ट ही हम फ्रंट पार्ट मानते हैं। और ये जो शेड किया है मैंने यहां पर, ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, मतलब बैक साइड। तो इसका बैक साइड ये हुआ ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां हो रहा है? बैक साइड में, बिहाइंड द मिरर है। ओके, चलो अब देखो प्रिंसिपल फोकस समझ लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है? देखो, कॉनकेव मिरर की एक ऐसी नेचर होती है, ये कॉनकेव मिरर है, यहां से पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं लाइट की, ऐसे टकराएंगी, टकरा के वापस आएंगी और एक पॉइंट पर मिलेगी, आकर पॉइंट पर मीट करेंगी। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, देखा ना, कोबरा, कोबरा ऐसे डसने वाला, ऐसे है, ऐसे आ रही है पैरेलल रेज, टकराई, वापस आई, यहां पर मीट कर गई, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक है, होता है ना, देखा होगा कभी कि हम ऐसा मिरर लेते हैं, सनरेज आ रही है और सामने एक पेपर रख देते तो पेपर जलने लगता है, या अपना हाथ रख देते तो हाथ जलने लगता है, होता है ना ऐसा, क्योंकि वो सारी रेज टकरा के सन से पैरेलल रेज आती हैं, टकरा के ऐसे फोकस हो जाती हैं, तो सारी रेज एक ही जगह मीट कर गई तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोकस ऑफ, इसका पूरा नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट है फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता है। देखो इधर, अब प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर,
यहीं से समझ लेते हैं, इसी डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हुआ, ओके। मान लो ऐसे पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रेज कैसी होंगी देखो। ऐसे होंगी, ओके। देखो ये सारी रेज जो है पैरेलल है और दे आर आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सभी आपस में पैरेलल है। तो ऐसी पैरेलल रेज जब कॉनकेव मिरर से टकराती हैं तो टकरा के वापस आती है तो एक सिंगल पॉइंट पर मीट करती हैं सारी सारी रिफ्लेक्टेड रेज। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये ऐसे आएगी यहां पर, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर, एरो जरूर शो करते हैं, एरो का मतलब डायरेक्शन, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर और ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये भी ऐसे जाएगी। ऐसे रेज आ रही है, टकरा के सारी वापस आई और इस पॉइंट पर मीट कर गई। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर दैट लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो लाई करता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा फोकस। दिस इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। चलो अब देखो हम डिफाइन कैसे करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, नोट्स में सब लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूं। क्या है, व्हेन पैरेलल रेज स्ट्राइक द concave mirror, they get reflected and actually meet at a point on principal axis. This point is called focus. जो मैंने समझाया वही मैंने लिख दिया उल्टी सीधी राइटिंग में, राइटिंग बिगड़ गई भाई। देख लो, देख लिया, पैरेलल रेज आई, टकराई, टकरा के वापस आ गई, वापस आके कहां मीट कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है वहां मीट कर रही है। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, देखो इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर ने क्या किया, जितनी भी पैरेलल रेज आ रही है ना, उनको क्या किया, एक जगह फोकस करा दिया, एक जगह फोकस करा दिया या कन्वर्ज करा दिया। रेस टकरा के जब एक पॉइंट पर मिल जाती है ना, ऐसे मिल रही है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्ज होना, कन्वर्ज होना, मीट करना। तो इसीलिए इस कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। चलो अब हम बनाते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में पोल की सेम डेफिनेशन बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस की सेम डेफिनेशन बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेम डेफिनेशन बनेगी। लेकिन जब फोकस की बात होती है तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज डिफरेंट फ्रॉम द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हाउ, देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, this is principal axis and this is
पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर? राइट साइड में, बिहाइंड द मिरर, यहां मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहां पर पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है ना, तो रेज तो यहीं से आएंगी। ये पैरेलल रेज, ये पैरेलल रे, दिस वन इज पैरेलल, दिस वन इज पैरेलल। एक चीज और समझना कि जो पैरेलल रेज होती है ना, वो कौन से ऑब्जेक्ट से आती है। मान लो ये लाइट सोर्स है, ये कोई बल्ब है, ये बल्ब जल रहे हैं, तो यहां से तो रेज ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, तो ये पैरेलल तो है नहीं, यहां पर मीट हो रही हैं, दीज आर नॉट पैरेलल। तो पैरेलल रेज हम किसको मानते हैं? जो भी सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, जैसे सन है, सन की जो रेज आती है वो पैरेलल मानते हैं। क्यों? क्योंकि सन बहुत दूर है, इंफिनिटी पर है, तो वहां से जो रेज आती हैं वो पैरेलल ऑलमोस्ट बन जाती हैं। कैसे बनती हैं देखो, ये पोर्शन सारा रब कर रहा हूं, ठीक है। मान लो यही सन है, दिस इज द सन। भाई सन हम अगर अर्थ से देखें तो सन तो हमें एक पॉइंट की तरह या छोटी सी बॉल की तरह ही नजर आता है ना, क्योंकि है तो बहुत दूर, तो बहुत दूर है इसलिए छोटा नजर आता है, तो हम उसको एक बल्ब की तरह मान लेते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मान लेते हैं, जहां से रेज ऐसे निकल रही है, ठीक है, ऐसे। ऐसे निकल रही है रेज। जब ये रेज बहुत आगे तक जाएंगी, जब ये रेज बहुत आगे तक जाएंगी, दे विल सम पोर्शन, सम रेज विल बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल। कैसे? ये रे ऐसे चली गई, ये रे ऐसे चली गई, ये रे ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, बीच में भी और भी रेज होंगी, बीच में और भी रेज होंगी, सारी रेज बना दी। अब ध्यान से देखो, ये जो रेज है ये ऑलमोस्ट पैरेलल नहीं है या नहीं है? एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट पैरेलल ही दिखाई दे रही है ना। देखो यहां ये पोर्शन देखो, ये जो रेज है, दीज रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल। कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, पैरेलल बन जाती है। यहां पर पैरेलल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इंफिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं, इसीलिए बोलते हैं। तो ये पैरेलल रेज आ रही है, यहां से टकराएंगी, ठीक है, और टकरा के वापस जाएंगी। कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरह से होगा? ये रे ऐसे गई, यहां पर टकराई, टकरा के ये जाएगी ऐसे ऊपर। अब फिर से कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या कंफ्यूजन है कि भाई कॉनकेव मिरर में तो ऐसे रे आ रही थी, वो टकरा के नीचे की तरफ जा रही थी, और कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है? ऐसे पैरेलल रे आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ जा रही है। ये क्या गेम है जी? ये क्या गेम है? अभी समझाता हूं, रुको। ऐसा क्यों होता है? ये सब वही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले बना लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं, ठीक है। तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगी टकरा के, ये भी, ये नीचे की तरफ जाएगी, और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये रेस ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऊपर गई, ये ऐसे नीचे आ गई। अब मिरर के सामने तो ये मीट नहीं कर रही, दूर जा रही है एक दूसरे से, ये नीचे ऐसे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ये चारों रेस मिरर के आगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर मीट नहीं करेंगी। अगेन क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इनको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जस्ट टू हैव एन आइडिया, जस्ट टू हैव एन इमेजिनेशन, टू हैव एन आइडिया कि चल क्या रहा है मामला, ठीक है। तो पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पीछे प्रोड्यूस कर दो डॉटेड लाइन से। तो सब पीछे प्रोड्यूस करके थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बन जाती है भाई, उसके लिए माफ करना। तो ये सब हमें स्ट्रेट ही लाइन पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो सब की सब लाइंस इस पॉइंट पर
फोकस पर यहां मीट हो रही है। मीट का मतलब ऐसा लग रहा है कि ये यहां से इमर्ज हो रही हो, इस पॉइंट से इमर्ज होकर ऐसे जा रही हो। ये देखो ऐसा लग रहा है ना, डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज वर्ड यूज करते हैं, डाइवर्ज हो रही है कहां से, इस पॉइंट से। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, टोटली डिफरेंट फ्रॉम कॉनकेव। तो ये डिफरेंस होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है, और वर्चुअल फोकस है बिहाइंड द मिरर, जो भी होता है सब वर्चुअल होता है, क्योंकि हमने सिर्फ इमेजिनेशन किया है तो वर्चुअल है, वर्चुअल फोकस है। और क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि डाइवर्ज हो रही है रेज, तो दैट्स व्हाई दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। इसे हम बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। ओके, डिफाइन कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसी में मॉडिफाई कर देते हैं। देखो, व्हेन पैरेलल रेज स्ट्राइक द कॉन्वेक्स मिरर दे गेट रिफ्लेक्टेड बट दे डू नॉट मीट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसमें लिखा है ना, दे गेट रिफ्लेक्टेड एंड एक्चुअली मीट, यहां पर अगर लिख दें डू नॉट मीट, do not meet in front of the mirror. So what we do, we produce them backwards, we produce them backwards and they seem to diverge from a single point. We produce them backwards, पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, कैसा लग रहा है, seem to diverge from a single point. This single point on principal axis is called focus of convex mirror. आई रिपीट, दोबारा देखो, सारी डेफिनेशन ऐसे ही है, बस क्या चेंज आएगा, डू नॉट मीट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो वी प्रोड्यूस देम बैकवर्ड्स एंड दे सीम टू डाइवर्ज, पीछे प्रोड्यूस किया ऐसे, कैसा लग रहा है कि यहां से निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है, दे सीम टू डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करते हैं लास्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडेज लेक्चर कि ये रिफ्लेक्शन डिफरेंट क्यों हो रहा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रही है रिफ्लेक्टेड रेज, ये ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, ये सब डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन पर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पोर्शन देखो ऐसे है, ठीक है, ये रे ऐसे आई पैरेलल, अब हमें क्या बनाना है, रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। उसके लिए हमें पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को जान लें, उसके बाद फिर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जानेंगे और उसी एंगल से होते हुए रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को जानने के लिए हमें पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखना पड़ेगा। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल बनानी पड़ेगी। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, थोड़ा सा कर्व्ड है, सीधा नहीं है, सीधा नहीं है, कर्व्ड है। इसे पोर्शन को अगर हम अलग से बनाए तो छोटा सा पार्ट लेते हैं, इसका छोटा सा पार्ट लिया, देखो ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर्व्ड है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इस छोटे से पार्ट को हम यहां अलग से बना लेते हैं, ऐसे ही है ना। अब इस पार्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ऐसे बड़ा कर दिया। अब इसकी परपेंडिकुलर बनाते हैं, कैसे बनेगी, इसका परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, इसका परपेंडिकुलर ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, 90 डिग्री ऐसे तो बनेगा। तो ये जो कर्व्ड पार्ट है, इतना पार्ट जो है कर्व्ड, इसका 90 डिग्री कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इतना ही एंगल बनाते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे और रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, ठीक है। तो अब सोचो, खुद ही सोचो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे जानी चाहिए या ऐसे जानी चाहिए। नॉर्मल तो नीचे की तरफ बनी है, तो रिफ्लेक्टेड रे तो नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाते हुए जाएगी ना।
तो रिफ्लेक्टेड रे तो नीचे की तरफ ही बनेगी, क्योंकि नॉर्मल ही नीचे की तरफ बनी है। 90 डिग्री एंगल ये तो है नॉर्मल, तो इसी के साथ तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाते हुए जाएगी, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नीचे ही जाएगी। ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर फॉलो हो रहा है पूरी तरह से। इसी तरह से यहां पर है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स सरफेस बनाते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स सरफेस ऐसे है, ऐसे, ठीक है। यहां पर एक ऐसे रे आई, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब इतना पोर्शन देखो, ये वाला जो पोर्शन है जहां पर ये लाइट टकरा रही है, तो इसी पोर्शन से हम एक नॉर्मल बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, अलग से बना लेते हैं ये पोर्शन। ये पोर्शन ऐसे है ना, टेढ़ा है, थोड़ा कर्व्ड है, सीधा नहीं है, कर्व्ड है, तो ऐसे है। देखो ध्यान से, इतना पोर्शन हमने लिया, कैसे है वो, ऐसे ही है ना, टेढ़ा। तो इसे थोड़ा सा अगर हम बड़ा कर दें और इसके परपेंडिकुलर बनानी हो तो वो ऐसे बनेगी, परपेंडिकुलर ऐसी बनेगी ऊपर की साइड। तो यहां पर परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ये बन गया ऊपर की तरफ। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नीचे की तरफ तो जा नहीं सकती, क्योंकि नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे रिफ्लेक्शन होता है। बात समझ में आ गई? तो आज लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन स्फेरिकल मिरर्स में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में इमेज किस तरह से बनती है। मतलब हम इनके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, और बच्चों को रे डायग्राम से बनाने में ही दिक्कत होती है। 90% बच्चे उसी में मात खा जाते हैं, उनसे बनता ही नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही एक इजी तरीका, क्या बोलते हैं, एक जुगाड़ बताऊंगा, तो उससे, उस जुगाड़ से आपका कभी भी वो रे डायग्राम गलत हो ही नहीं सकता। तो वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का, और जितने भी लेक्चर्स अभी तक मैंने डिलीवर किए हैं, आई होप कि सब समझ में आया होगा आपको। बस वो लेक्चर ध्यान से देख लेना। थैंक यू सो मच।